स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, हम सब ने इसके बारे में सुना है और कई लोग इससे जूझते भी हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी जो खून की नलियां हैं उनके अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? मतलब कैसे ये कंट्रोल होता है, कैसे ये तय करती हैं कि कब सिकुड़ना है, कब फैलना है? ये बड़ा ही नाजुक सा बैलेंस है। और आज हम इसी बैलेंस के पीछे की जो पूरी मशीनरी है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक डायग्राम की मदद से। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो वैस्कुलर स्मूथ मसल यानी रक्त वाहिका की जो चिकनी मांसपेशी है उसके सिकुड़ने और फैलने का तरीका दिखाते हैं। तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि यही पूरी प्रक्रिया तय करती है कि हमारे अलग अलग अंगों तक कितना खून पहुंचेगा और हमारा ब्लड प्रेशर कितना रहेगा। इस पूरी कहानी में ना दो मेन प्लेयर्स हैं, जैसा हमारे स्रोतों में भी दिख रहा है। एक तो है एंडोथीलियल कोशिकाएं, एंडोथीलियल सेल्स। ये समझिए कि जैसे पाइप के अंदर की लाइनिंग होती है ना, वैसी हैं ये। और दूसरे हैं स्मूथ मसल कोशिकाएं, स्मूथ मसल सेल्स। ये एंडोथीलियल परत के ठीक बाहर होती है, मतलब वॉल में, दीवार में। और इन्हीं में वो ताकत होती है सिकुड़ने और फैलने की। ये दोनों मिलकर काम करती हैं। अच्छा, तो दो तरह की सेल्स हो गई, एंडोथीलियल अंदर और स्मूथ मसल बाहर। तो ये सिकुड़ने फैलने का जो खेल है, ये शुरू कहाँ से होता है? डायग्राम में कुछ एगोनिस्ट लिखे हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन, ब्रैडिकाइनिन। ये क्या करते हैं? हाँ, ये एगनिस्ट समझिए जैसे शरीर के सिग्नल हैं, मैसेज हैं। जब ये मॉलिक्यूल, जैसे आपने कहा एसिटाइलकोलाइन या ब्रैडिकाइनिन, खून में बहते हुए एंडोथीलियल सेल की सतह पर आते हैं, तो वहाँ खास रिसेप्टर्स होते हैं, दरवाजे जैसे। उनसे ये जुड़ जाते हैं। और जैसे ही ये जुड़ते हैं, सेल के अंदर एक सिग्नल जाता है। और पहला काम ये होता है कि सेल के अंदर कैल्शियम, मतलब Ca2+ आयंस की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम? अरे ये तो हड्डियों वाला कैल्शियम है। पर यहाँ एंडोथीलियल सेल में इसका क्या काम? ये डायरेक्ट मसल को सिकुड़ता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा अलग है। एंडोथीलियल सेल में बढ़ा हुआ कैल्शियम सीधे स्मूथ मसल को ऑर्डर नहीं देता, बल्कि वो एक एंजाइम को जगाता है। समझिए एक वर्कर प्रोटीन को। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, एनओ सिंथेस। शॉर्ट में ईनॉस भी कहते हैं, एंडोथीलियल वाला। एनओ सिंथेज। अच्छा, नाम से लग रहा है ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता होगा। एनओ। एकदम सही पकड़ा। ये ईएनओएस एंजाइम सेल में मौजूद एक अमीनो एसिड एल-आर्जिनिन उसको लेता है और उससे एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत काम के गैस मॉलिक्यूल में बदल देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी एनओ। तो एंडोथीलियल सेल इन बाहरी सिग्नल्स के जवाब में एनओ गैस बनाती हैं। और ये एनओ जो है, ये एक जबरदस्त वैसोडाइलेटर है, मतलब नसों को फैलाने वाला। गैस? अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। तो ये एनओ गैस जो एंडोथीलियल सेल ने बनाई, अब इसका क्या, ये जाती कहाँ? क्योंकि ये छोटी सी गैस है, ये बड़ी आसानी से अपनी सेल से निकलकर डिफ्यूज होकर बगल वाली स्मूथ मसल सेल में घुस जाती है। और यहीं से फिर मसल के फैलने यानी रिलैक्सेशन का रास्ता खुलता है। पर वो समझे उससे पहले ये जानना जरूरी है कि स्मूथ मसल सेल खुद से सिकुड़ती कैसे है। तभी तो हम समझेंगे कि एनओ उसे उलटता कैसे है। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये जरूरी है। तो अब हम एंडोथीलियल से आ गए स्मूथ मसल सेल में। यहाँ सिकुड़न कैसे होती है? स्रोतों में मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन और एक एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन 2+ का जिक्र है। क्या मतलब है इनका? देखिए, स्मूथ मसल सेल की जो बाहरी झिल्ली है, मेम्ब्रेन, उस पर नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जब कुछ खास सिग्नल आते हैं, मान लीजिए नसों से या कुछ हार्मोन, तो वो इस झिल्ली का चार्ज बदल देते हैं। इसी बदलाव को कहते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन एक तरह से चाबी का काम करता है। ये मेम्ब्रेन में लगे कुछ खास दरवाजों को खोल देता है। ये दरवाजे हैं एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। वोल्टेज गेटेड मतलब चार्ज बदलने पर खुलने वाले। और इनके खुलने से? बिल्कुल, जैसे ही ये चैनल खुले, सेल के बाहर जो कैल्शियम आयन Ca2+ तैर रहे हैं और बाहर कैल्शियम अंदर से काफी ज्यादा होता है, वो इन दरवाजों से फौरन अंदर आने लगते हैं, धड़ाधड़। इससे स्मूथ मसल सेल के अंदर कैल्शियम की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। और फिर से कैल्शियम एंडोथीलियल में भी बढ़ा था, जिससे एनओ बना। अब स्मूथ मसल में भी बढ़ रहा है, पर बाहर से आकर। अच्छा, तो ये अंदर आया हुआ कैल्शियम अब क्या करता है? ये जो अंदर बढ़ा हुआ कैल्शियम है, इंट्रासेल्युलर Ca2+, ये अब सेल के अंदर ही मौजूद एक और खास प्रोटीन से जाकर जुड़ जाता है। उस प्रोटीन का नाम है कैलमोड्यूलिन। कैलमोड्यूलिन।
तो कैल्शियम और कैलमोड्यूलिन मिलकर एक एक्टिव जोड़ी बना लेते हैं। Ca2+ कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे। और ये कॉम्प्लेक्स ये किसी और को एक्टिवेट करता है? हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स आगे जाकर एक और बहुत ज़रूरी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। नाम है इसका मायोसिन लाइट चेन काइनेज, शॉर्ट में MLCK। समझिए, ये मसल के लिए सिकुड़ों वाला स्विच है। MLCK काइनेज, मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता होगा कहीं? और इससे सिकुड़न कैसे होती है? क्या बात है, बिल्कुल सही। काइनेज एंजाइम का काम ही होता है फॉस्फेट ग्रुप को किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर चिपकाना। MLCK भी यही करता है। ये स्मूथ मसल में जो मेन सिकुड़ने वाला प्रोटीन है ना, मायोसिन, उसकी एक छोटी सी पूंछ होती है, लाइट चेन। MLCK उस पर एक फॉस्फेट ग्रुप चिपका देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोरिलेशन। तो मायोसिन पर फॉस्फेट चिपक गया, उससे मायोसिन को क्या हुआ? फॉस्फेट लगते ही मायोसिन, समझिए, चार्ज अप हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब ये हो गया मायोसिन पी। मायोसिन पी, ये एक्टिव मायोसिन पी, अब सेल के अंदर ही एक और धागे जैसा प्रोटीन एक्टिन उसके साथ जुड़ सकता है, उसको पकड़ के खींच सकता है। और जब बहुत सारे मायोसिन पी एक साथ एक्टिन को खींचते हैं तो पूरी स्मूथ मसल सेल पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है। बस यही है कॉन्ट्रैक्शन। तो शॉर्ट में कहें तो कैल्शियम बढ़ा और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। Ca2+ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, समझ गया। तो पूरी चेन ऐसे चली, डीपोलराइजेशन हुआ, कैल्शियम चैनल खुले, कैल्शियम अंदर आया, कैलमोड्यूलिन से जुड़ा, MLCK एक्टिव हुआ, MLCK ने मायोसिन पर फॉस्फेट चिपकाया, मायोसिन पी बना, एक्टिव मायोसिन पी ने एक्टिन को खींचा, मसल सिकुड़ गई। सुनने में तो काफी सीधा लग रहा है। हाँ, बेसिक फंडा तो यही है, पर इसके रेगुलेशन के और भी तरीके होते हैं जो इसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पर मेन मैकेनिज्म यही है। अब चलिए वापस चलते हैं उस NO मॉलिक्यूल पर, जो एंडोथीलियल सेल से स्मूथ मसल सेल में आया था। अब देखते हैं वो रिलैक्सेशन कैसे करवाता है। हाँ, वो NO गैस जो स्मूथ मसल में आई थी डिफ्यूज होकर, वो क्या करेगी अब? इस कॉन्ट्रैक्शन वाले प्रोसेस को पलटेगी कैसे? जैसे ही NO स्मूथ मसल सेल के अंदर आता है, वो एक और एंजाइम को ढूंढता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। इस एंजाइम का नाम है ग्वानालाइल साइक्लेज या GC। ग्वानालाइल साइक्लेज, GC। अच्छा, ये क्या बनाता है? GC सेल के अंदर मौजूद एक एनर्जी मॉलिक्यूल GTP, ग्वानोजीन ट्राइफॉस्फेट, उसको लेता है और उसे एक दूसरे इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में बदल देता है। इसका नाम है साइक्लिक GMP, साइक्लिक ग्वानोजीन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में CGMP। तो NO के आने से स्मूथ मसल सेल में CGMP का लेवल बढ़ जाता है। CGMP, अच्छा, ये नया खिलाड़ी है। ये कैसे रिलैक्स करवाएगा? ये कैल्शियम को बाहर फेंकेगा या MLCK को ब्लॉक करेगा? CGMP का काम थोड़ा अलग है। ये सीधे कैल्शियम या MLCK पर एक्शन नहीं लेता, बल्कि ये एक और एंजाइम की मदद करता है, उसे प्रमोट करता है। उस एंजाइम का नाम है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज यानी MLCP। MLCP, फॉस्फेटेस। अरे वाह, ये तो MLCK का बिल्कुल उल्टा लग रहा है। MLCK ने फॉस्फेट जोड़ा था, तो ये MLCP फॉस्फेट हटाता है क्या? बिल्कुल सही पकड़े। MLCP एक फॉस्फेटेज एंजाइम है। इसका काम ही है फॉस्फेट ग्रुप को हटाना। ये उस एक्टिव मायोसिन P के पास जाता है और उससे वो फॉस्फेट ग्रुप उतार लेता है, जिसे MLCK ने जोड़ा था। इसे कहते हैं डीफॉस्फोरिलीकरण। डीफॉस्फोरिलेशन? हाँ, अच्छा, तो जैसे ही मायोसिन से फॉस्फेट हटा, वो वापस अपनी पुरानी सुस्त वाली हालत में आ गया? एकदम। बिना फॉस्फेट के मायोसिन वापस ढीला पड़ जाता है। ये इनएक्टिव मायोसिन अब एक्टिन से मजबूती से जुड़ नहीं सकता, उसे खींच नहीं सकता। और जब ये मायोसिन एक्टिन का खिंचाव वाला कनेक्शन टूट जाता है, तो स्मूथ मसल सेल अपने आप फैल जाती है, रिलैक्स हो जाती है, अपनी नॉर्मल लंबाई में आ जाती है। यही है रिलैक्सेशन। तो कहानी क्या हुई? NO आया, CGMP बना, CGMP ने MLCP को एक्टिव किया, MLCP ने मायोसिन से फॉस्फेट हटाया, मायोसिन इनएक्टिव हुआ, मसल रिलैक्स हो गई। वाह, ये तो सच में एक कमाल का बैलेंस है। एक तरफ कैल्शियम और MLC के फॉस्फेट जोड़कर मसल को सिकोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्विच, और दूसरी तरफ NO, CGMP और MLCP फॉस्फेट हटाकर मसल को फैला रहे हैं, रिलैक्स स्विच। ये तो सेल के अंदर एक तरह की आणविक रस्साकशी चल रही है। बिल्कुल, और यही रस्साकशी, यही बैलेंस सबसे जरूरी है।
किसी भी टाइम पर हमारी खून की नली कितनी सिकुड़ी है या फैली है, इसे हम वैस्कुलर टोन कहते हैं। वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि MLCK सिकोड़ने वाला और MLCP फैलाने वाला में से कौन ज्यादा पावरफुल है उस वक्त। और यही वैस्कुलर टोन तय करता है कि नली का डायमीटर कितना होगा, खून के बहाव में कितनी रुकावट होगी और आखिर में हमारा ब्लड प्रेशर कितना होगा। और सिर्फ यही नहीं, बॉडी ये भी तय करती है कि किस ऑर्गन को कब ज्यादा खून चाहिए, वो भी इन्हीं मसल्स के सिकुड़ने फैलने से कंट्रोल होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे एंडोथेलियल सेल्स बाहरी सिग्नल्स को समझकर NO बनाती हैं, जो गैस बनकर स्मूथ मसल तक पहुंचती है और उसे रिलैक्स करती है। और ये भी देखा कि कैसे स्मूथ मसल सेल में सीधे कैल्शियम के बढ़ने से, चाहे वो डीपोलराइजेशन से हो या किसी और वजह से, MLCK एक्टिव होता है और मसल सिकुड़ जाती है। ये वाकई में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन उतनी ही एलिगेंट, मतलब सजीवी प्रणाली है, जो हमारे शरीर में हर पल काम कर रही है। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर इस इतने बारीक बैलेंस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो। मान लीजिए किसी वजह से एंडोथेलियल सेल्स ठीक से नाइट्रिक ऑक्साइड या NO ना बना पाएं, उम्र के साथ या किसी बीमारी में या लाइफस्टाइल की वजह से। या सोचिए अगर स्मूथ मसल सेल्स में कैल्शियम चैनल्स ज्यादा ही एक्टिव हो जाएं, हर वक्त कैल्शियम अंदर भेजते रहें, या फिर वो सिकुड़ने वाला एंजाइम MLCK ज्यादा हावी हो जाए और फैलाने वाला MLCP कमजोर पड़ जाए। हाँ, अगर बैलेंस बिगड़ा तो शायद मसल्स ज्यादातर सिकुड़ी ही रहेंगी। बिल्कुल संभव है। और अगर खून की नलियां लगातार सिकुड़ी रहेंगी तो उनका रास्ता तंग हो जाएगा, खून के बहाव में रुकावट बढ़ेगी और इसका सीधा असर पड़ेगा ब्लड प्रेशर पर। वो बढ़ सकता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। और लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहना तो दिल और दूसरे अंगों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये समझना कि ये रास्ते कैसे काम करते हैं और इनमें कहाँ गड़बड़ हो सकती है, ये हमें दवाएं बनाने में मदद करता है जो इन्हीं रास्तों को टारगेट करके ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। ये वाकई आगे और जानने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि इन प्रोसेसेस को हेल्दी कैसे रखा जाए।